हेलो दोस्तों, जैसा कि आज हमारा पार्ट 3 वीडियो है, गुप्त वंश से संबंधित ये वीडियो है। मैंने 1 से 20 प्रश्न पार्ट 1 में डाले हैं और 21 से 40 प्रश्न पार्ट 2 में डाले हैं और आज पार्ट 3 वीडियो है और इसमें 41 से 60 तक 20 प्रश्न दिए जाएंगे। क्योंकि गुप्त वंश बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर मुझे 100 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण मिले, इसलिए मैं किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और एक साथ वीडियो अगर बना दूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लोग बोर हो जाएंगे और पूरा वीडियो देखेंगे नहीं। तो इसलिए 100 प्रश्नों को 5 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। 2 पार्ट जिसमें मैंने अपलोड कर दिए हैं और ये तीसरा पार्ट है, ये भी आपको आज मिल रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो वीडियो आपने नहीं देखे हैं वो वीडियो उनको आप चैनल पर जाइए और देख लीजिए। क्योंकि हमारे हर एक वीडियो की क्वालिटी है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कैसे करें। तो इसका मैंने एक तरीका निकाला है कि कम समय में ज़्यादा तैयारी भी हो जाए और ऐसे प्रश्न हों जो एग्ज़ाम में आ चुके हों या एग्ज़ाम में आने वाले हों। यानी कि फालतू का कोई प्रश्न ना हो। फालतू की जो प्रश्नों पे तैयारी करता है वो अपना टाइम वेस्ट करता है, तो मुझे टाइम वेस्ट नहीं कराना किसी का। मैं चाहता हूँ कम समय में ज़्यादा तैयारी हो जाए, तो इसलिए मैं हर क्वेश्चन में आंसर के साथ व्याख्या लाता हूँ, ताकि आप अगर व्याख्या सही से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ 10-12 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप 20 प्रश्न तैयार करते हैं तो लगभग आपके 150 और 200 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि तैयारी अच्छी होती है और सटीक होती है और एक गहन अध्ययन हो जाता है और डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। गुप्त वंश हमारा चल रहा था टॉपिक। आज का प्रश्न है 41 से। आज का प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड, इनका शासन 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक रहा है, ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, जो उनके वैष्णव धर्म के प्रति समर्पण को दर्शाता है। यानी कि चंद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानते थे। अगला प्रश्न, गुप्त काल में निर्मित एलोरा की गुफाएं मुख्य रूप से किन धर्मों से संबंधित हैं? हिंदू और जैन, बौद्ध और जैन, हिंदू बौद्ध और जैन, या केवल हिंदू? तो इसका सही आंसर है हिंदू, बौद्ध और जैन। इसका कारण यह है कि गुप्त काल वाले जितने भी राजा हैं वो वैष्णव धर्म को मानते तो थे, लेकिन अन्य धर्मों का भी संरक्षण देते थे। व्याख्या देखते हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन। व्याख्या, एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में हैं, गुप्त काल और उसके बाद के समय में बनाई गई हैं, जो हिंदू और बौद्ध धर्म, जैन धर्मों से संबंधित हैं। गुप्त शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता दिखाई, जिसके कारण ये गुफाएं विविध धार्मिक कला का केंद्र बनी। ये प्रश्न पेट 2022 शिफ्ट 2 में आया था। अगर याद करने की ट्रिक भी देखें तो हर व्याख्या में याद करने की ट्रिक है। जैसे कि इसको अगर हम देखेंगे तो एलोरा, हिंदू, बौद्ध, जैन, गुप्त सहिष्णुता। इसका मतलब है गुप्त काल के शासकों की सहिष्णुता की वजह से हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का तीनों का संगम था एलोरा गुफाओं में। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर है कुमारगुप्त। व्याख्या देखते हैं। कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, इनका शासन 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक रहा है। इन्होंने ही महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की थी। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य स्थिर रहा है, यानी कि बहुत विकास नहीं हुआ है। लेकिन इन्हीं के शासनकाल में हुड़ों ने आक्रमण शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कुमारगुप्त जो है शुरुआत में हुड़ों के आक्रमण को उन्होंने असफल कर दिया, लेकिन धीरे धीरे जो है आक्रमण बढ़ता गया और गुप्त साम्राज्य कमज़ोर होता गया और इस तरीके से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2021 में। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस ग्रंथ में खगोल शास्त्र और गणित का उल्लेख मिलता है? कादम्बरी, पंच सिद्धांतिका, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। तो इसका सही आंसर है पंच सिद्धांतिका। व्याख्या देखते हैं। पंच सिद्धांतिका, बराह मिहिर ने पंच सिद्धांतिका लिखी थी। तो देखिए यहाँ से व्याख्या से जानकारी मिली है कि पंच सिद्धांतिका किसने लिखी थी? तो बराह मिहिर ने लिखी थी।
जिसमें खगोल शास्त्र और गणित के 5 सिद्धांतों का उल्लेख है। यह गुप्त काल की वैज्ञानिक प्रगति को दर्शाता है और यह प्रश्न भी 2023 में पूछा जा चुका है। याद करने की ट्रिक है, तो आप लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के शासकों ने किस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन किया? कागजी मुद्रा, धात्विक मुद्रा, मिट्टी की मुद्रा या चमड़े की मुद्रा? तो इनकी मुद्राएं जो थी वो सोने की थी, तांबे की थी, यानी कि धात्विक मुद्रा। सही आंसर है बी। व्याख्या देखते हैं। धात्विक मुद्रा। गुप्त वंश ने सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चांदी और तांबे की धात्विक मुद्राओं का प्रचलन किया। ये मुद्राएं उनकी समृद्ध अर्थव्यवस्था और कला का प्रतीक थी। इन मुद्राओं पर राजाओं की छवियां थीं। ये प्रश्न आया था, मुद्राओं पर क्या क्या लिखा होता है? तो राजाओं की छवियां या राजाओं ने उपलब्धियां जो हासिल की थी वो लिखवाते थे। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस स्थान को दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया गया? पाटलिपुत्र, उज्जैन, मथुरा, कन्नौज? तो उसका सही आंसर है उज्जैन। पहली राजधानी गुप्त काल की पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी उज्जैन। अब यहाँ पे आता है कि ये उज्जैन राजधानी किसने बनाई? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाई थी। व्याख्या देखते हैं। उज्जैन। चंद्रगुप्त सेकंड ने उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया, जो व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। अब ये राजधानी क्यों बनाया? तो व्यापार करने के लिए। और ये कब बनाया था? तो शकों को चंद्रगुप्त सेकंड ने पराजित किया था, उसके बाद उज्जैन को राजधानी बनाया था। ये भी प्रश्न आ चुका है और आने की उम्मीद भी है। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस कवि ने कुमार संभव लिखा था? कालिदास, बाणभट्ट, विशाखदत्त या शूद्रक? तो इसका सही आंसर है कालिदास। कालिदास ने मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम ये लिखे थे। तो याद रखिएगा इनको। और व्याख्या देखते हैं। कालिदास ने कुमार संभव नामक महाकाव्य लिखा, जिसमें शिव और पार्वती के प्रेम की कहानी है। तो देखिए कितनी गहन जानकारी मिली है कि कुमार संभव जो है ग्रंथ है, यानी कि महाकाव्य है, इसमें किस विषय के ऊपर महाकाव्य है, यानी कि इसमें किसकी कहानी है? तो शिव और पार्वती के प्रेम की कहानी है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, आप व्याख्या की स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। और जो लोग लिख कर नोट्स बनाते हैं तो टाइम की बर्बादी करते हैं। आजकल ज़माना नोट्स बनाने का नहीं है। अगर आप नोट्स बनाओगे 2 घंटे नोट्स बनाने में लग जाएंगे, माइंड थक जाएगा। उससे बेहतर है कि आप तैयारी ही कर लें, क्योंकि हमारे नोट्स हमारे घर पर रहते हैं। एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ माइंड जाता है, तो दिमाग में जितना आप भरेंगे उतना बेहतर है। मोबाइल सभी के पास है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जब चाहें रिवीजन कर लें, लेटे लेटे बैठे बैठे। सबसे अच्छी पढ़ाई की ट्रिक यही होती है। और नोट्स बनाने का मतलब मुनीमगिरी करना है, जो फालतू का कार्य है आज के ज़माने में। कम समय है तो पढ़ाई जो है स्मार्ट तरीके से करिए। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के शासकों ने किस धर्म के मंदिरों का निर्माण अधिक किया? बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव? तो गुप्त शासक किस धर्म को मानते थे? वैष्णव, विष्णु की पूजा करते थे, इसीलिए इनके मंदिर भी इसी से संबंधित होंगे। तो ऑप्शन सी वैष्णव बिल्कुल सही आंसर है। व्याख्या देखते हैं। वैष्णव, गुप्त शासकों ने वैष्णव मंदिरों का निर्माण अधिक किया, जैसे देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। हालांकि वे बौद्ध और जैन धर्मों के प्रति सहिष्णु थे, यानी कि जैन और बौद्ध धर्मों का आदर करते थे ये शासक, लेकिन अपने वैष्णव धर्म को ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे। तो 10 अवतार मंदिर जो बना है वो विष्णु से संबंधित, विष्णु देवता हैं उनसे संबंधित ये मंदिर है, यानी कि वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर है। तो ये जानकारी यहाँ से मिलती है व्याख्या से बहुत सटीक जानकारी मिलती है। तो इसलिए व्याख्या के ऊपर फोकस ज़रूर कीजिए, ताकि अदर प्रश्न भी कवर हो जाएं और टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस विदेशी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया? मेगस्थनी, फाहियान, हैंसोंग, मार्को पोलो? तो गुप्त काल में जो चीनी यात्री आया था वो फाहियान आया था, उसी ने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। तो उसका सही आंसर है बी, फाहियान कब आया था? तो 399 से 414 ईस्वी तक चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था और ये अपनी यात्रा में नालंदा विश्वविद्यालय की समृद्धि का वर्णन भी किया था। और ये गुप्त काल की शिक्षा व्यवस्था को दर्शाता है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वराज्योचिता की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। व्याख्या देखते हैं।
समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्त में सर्वराजोच्चेता, सभी राजाओं का उन्मूलन करने वाला, यानी कि सर्वराजोच्चेता का मतलब होता है सभी राजाओं का उन्मूलन करने वाला, दमन करने वाला। और ये कहाँ लिखा है? प्रयाग प्रशस्त एक शिलालेख है, उसमें लिखा है। ये शिलालेख जो है प्रयाग प्रशस्त, ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, यानी कि संबंधित है, और उनकी सैन्य विजयों को दर्शाता है। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस कवि ने मालविकाग्नि मित्र लिखा था? कालिदास, विशाखदत्त, शूद्रक और बाणभट्ट। तो ये कालिदास ने लिखा था। व्याख्या देखते हैं। कालिदास ने मालविकाग्नि मित्र नामक नाटक लिखा, जिसमें राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम की कहानी का वर्णन है। और अगला प्रश्न, गुप्तवंश के शासकों ने किस प्रकार की चित्रकला को प्रोत्साहन दिया? भित्ति चित्रकला, लघु चित्रकला, कैनवास चित्रकला, जल रंग चित्रकला। तो इसका सही आंसर है भित्ति चित्रकला, ऑप्शन है। व्याख्या देखते हैं। भित्ति चित्रकला, गुप्तवंश ने भित्ति चित्रकला को प्रोत्साहन दिया, जैसे अजंता की गुफाओं में बौद्ध चित्रकला। ये चित्र यथार्थवादी और सजीव थे। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस मंदिर को गुप्त वास्तुकला का शिखर माना जाता है? दश अवतार मंदिर, कैलाश नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर। तो इसका सही आंसर है दश अवतार मंदिर। व्याख्या देखते हैं। दश अवतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, यानी कि दश अवतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। और ये किस धर्म से संबंधित मंदिर है? तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर है। गुप्त वास्तुकला का शिखर माना जाता है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने नवरत्न की परंपरा शुरू की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड, क्योंकि इन्हीं के दरबार में सबसे ज़्यादा कवि थे, कालिदास, ठीक है, बराहमिहिर। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न विद्वानों की परंपरा शुरू हुई, जिसमें कालिदास, बराहमिहिर और अमर सिंह जैसे विद्वान शामिल थे। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस वैज्ञानिक ने गणितीय गणनाओं में योगदान दिया? आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य। तो इसका सही आंसर है आर्यभट्ट, क्योंकि उन्होंने शून्य का आविष्कार किया था और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था। और इनकी पुस्तक का नाम आर्यभट्टीय पुस्तक है, जिसमें इन चीज़ों का जिक्र है। व्याख्या देखते हैं। आर्यभट्ट ने गणितीय गणनाओं में शून्य, दशमलव प्रणाली और त्रिकोणमिति के क्षेत्र में योगदान दिया। उनकी पुस्तक आर्यभट्टीय गुप्त काल की वैज्ञानिक उपलब्धि है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के शासकों ने किस प्रकार की सैन्य व्यवस्था को अपनाया? स्थायी सेना, भाड़े की सेना, गढ़ तांत्रिक सेना या सामंती सेना। तो इसका सही आंसर है स्थायी सेना। व्याख्या देखते हैं। स्थायी सेना, गुप्त वंश ने एक स्थायी सेना का गठन किया है। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस ग्रंथ में चिकित्सा विज्ञान का उल्लेख है? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भृत संहिता, आर्यभट्टी। तो आर्यभट्टी में तो गणित, जो कि आर्यभट्ट की पुस्तक है, गणित और खगोल शास्त्र, दशमलव प्रणाली, शून्य, इन चीज़ों का जिक्र है। चरक संहिता में इसका जिक्र होगा, विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान का। तो ऑप्शन है चरक संहिता। व्याख्या देखते हैं। चरक संहिता जो यजुर्वेद पर आधारित है। तो पूछ सकता है कि कौन सी जो किताब है जो यजुर्वेद पर आधारित है? तो ये पुस्तक यजुर्वेद पर आधारित है और ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने कामसूत्र के लेखक को संरक्षण दिया? तो कामसूत्र का लेखक कौन है? वत्सायन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और स्कंदगुप्त। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने ही नवरत्नों का अपना अभियान चलाया था, अपने दरबार में अच्छे अच्छे कवियों को रखा था। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड, बादशाहन ने कामसूत्र लिखा और उन्हें चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में संरक्षण प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस स्थान को कला और संस्कृत का केंद्र माना जाता है? मथुरा, काशी, तक्षशिला, कन्नौज। तो इसका सही आंसर है मथुरा। व्याख्या देखते हैं। मथुरा गुप्त काल में कला, संस्कृति और धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन कला का विकास हुआ।
तो मथुरा हमारी जो है वो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों कलाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न, तो आज के सेट का आखिरी ये प्रश्न है 60। गुप्त वंश के शासकों ने किस प्रकार के व्यापार को प्रोत्साहन दिया? स्थानीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, केवल कृषि व्यापार या कोई व्यापार नहीं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसका आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्याख्या देखते हैं। गुप्त वंश ने रोम, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन दिया। तो और उनके सोने के सिक्के इस व्यापार में प्रमाण है। आज हमारे इस सेट में पार्ट 3 में 20 प्रश्न और कंप्लीट हुए। अब हमारा अगला सेट आएगा पार्ट 4, उसमें हमारे 61 से 80 तक प्रश्न होंगे। उसके बाद एक वीडियो और आएगा जो इसमें 81 से 100 प्रश्न होंगे। इस तरीके से गुप्त वंश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसका अगला टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। रोज़ आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।